हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी CBT1 जो कि दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक चला है, उसी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी का एक श्रृंखला शुरू किए थे, जिसका आज 14वां भाग लेकर के आए हैं। आइए शुरू करते हैं 14वें भाग का। पहला प्रश्न कि जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू की गई एक साम्राज्यिक युग को किस रूप में जाना जाता है? तो रीवा के रूप में जाना जाता है। रीवा के रूप सम्राट अकिहितो और महारानी मिचिको का सबसे बड़ा पुत्र नारुहितो था, जिसके द्वारा राजगद्दी पर बैठ जाने से एक नए युग का प्रारंभ हुआ, वो रीवा। इससे पहले परंपरा थी कि जब कोई सम्राट जिसकी जब मृत्यु हो जाती है तभी नए सम्राट बनते हैं, लेकिन जापान ने नए सम्राट नारुहितो को ताजपोशी के साथ जापान में एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। 200 वर्ष तक अभी तक 200 वर्ष पहले ऐसा अवसर आया था कि किसी सम्राट के जीवित रहते उसके उत्तराधिकारी को सिंहासन सौंपा गया था। तो अभी जो है ना, अकिहितो जीवित रहते हुए अस्वस्थ रहने के कारण वो अपने गद्दी से हट गए हैं और उनका बड़ा पुत्र जो है ना नारुहितो को जो है ना जापान की गद्दी पर बिठाया गया है। तो इससे जीवित रहते हुए ये परंपरा शुरू हुई है। इस परंपरा को रीवा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया? तो थुम्बा को जो है ना इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स की उपस्थिति के कारण जो है ना रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल माना गया। थुम्बा जो है इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक भारतीय लॉन्च स्टेशन है। यह थुम्बा जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। यह वर्तमान में साउंडिंग रॉकेट के प्रमोशन के लिए इसरो द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अगले प्रश्न में है कि चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में है, और यह माना जाता है कि मोहिउद्दीन चिश्ती का जन्म जो है ना 537 हिजरी संवत अर्थात 1443 ईस्वी में पूर्व पर्सिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ है। और अन्य जो खाते हैं उसके अनुसार उनका जन्म ईरान के इफ़हान नगर में हुआ है। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम भील पूर्वजों के वंशज हैं। इन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी नवाजा जाता है। मोहिउद्दीन चिश्ती को किस नाम से नवाजा जाता है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। गरीब नवाज इन्हें लोगों के द्वारा दिया गया लक़ब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि रूड़ क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र रूड़ क्षेत्र जो है किसका सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो जर्मनी का। कि अब देखा जाए रूड़ जो है वो जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए है कि जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहर है, जिसकी जनसंख्या जो घनत्व जो है 2800 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है और जनसंख्या जो है 85 लाख है। जर्मनी की सबसे बड़ी नगरीय क्षेत्र है और यूरोपीय संघ का यह तीसरा सब बड़ा जो है नगरीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के कई विशाल औद्योगिक नगर हैं। इस क्षेत्र की दक्षिणी भाग में रूड़ नदी बहती है, पश्चिमी में राइन नदी बहती है, उत्तर में लिप्पे नदी बहती है और दक्षिण पश्चिम में बार्गिस्वेज लैंड है। यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा विश्वविख्यात कोयला क्षेत्र है और जर्मनी का 80% कोयला रूड़ क्षेत्र से निकाला जाता है। यहाँ से कोयले का निर्यात भी होता है। इसके समीप सीगन नामक स्थान पर कुछ लोहा भी मिलता है। यहाँ से राइन द्वारा कच्चा एवं तैयार माल बाहर भेजने की अच्छी सुविधा है। यह मध्य यूरोप तुल्य जलवायु वाले प्रदेश में पड़ता है, अतः इन कोयले क्षेत्रों के निकट विभिन्न उद्योग धंधे के, जिसमें कि लोहा, इस्पात, सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र मुख्य हैं, स्थापित होने के कारण यह यूरोप का एक प्रधान औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। यद्यपि स्थानीय लोहा अपर्याप्त है, तथापि बहुत सा लोहा फ्रांस और स्वीडन से भी मंगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? तो कोशिका की।
आइए इसके बारे में जानते हैं कि कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया। यही पूछता है कि कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया। और कब किया था, तो 1665 में किया था। और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो है वो साइकोप्लाज्म गैलीसेस्टिकमा है। और सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की है। पूछता है सबसे लंबी, तो तंत्रिका तंत्र की है। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बात अब इस प्रकार है। कोशिका जीव की उत्पत्ति प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। प्रत्येक जीव के शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं कि अगस्त 2020 में किसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया, तो अगस्त 2020 में सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया, जिनका काल जो है 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। और जैसे ही पदभार ग्रहण किया, वह अध्यक्ष पद संभालने वाली पहली महिला प्रमुख हो गई है। और अनिल कुमार चौधरी से पहले थे, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो गए, जिन्होंने 2017 में बतौर निदेशक इन्होंने सोमा मंडल जो है पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 2017 में बतौर निदेशक वाणिज्य के रूप में सेल ज्वाइन किया था। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष सोमा मंडल जो है अब स्टैंडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की नई अध्यक्ष चुनी गई है। सोमा मंडल को यह कार्यभार जो है 1 अप्रैल 2021 की प्रभावी तारीख से 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। क्या स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज स्कोप के नए अध्यक्ष अभी हो गए सोमा मंडल। ठीक है, उन्होंने इसी साल 1 जनवरी को सेल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को सेल का कार्यकाल लिए थे। और 1 अप्रैल से वो स्कोप के नए अध्यक्ष बन गई हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया डिड टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो लॉर्ड रिपन ने ये किया था। यहाँ दिया है कि इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने किया, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया। और लॉर्ड रिपन के समय में जो है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। और उसके बाद इसके समय में नियमित जनगणना शुरू हो गई, जो सबसे पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। उसके बाद जो है ना नियमित जनगणना है जो है वो रिपन के द्वारा चलाया गया है। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है। इसके समय में यूरोप के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक, बार बार पूछता है, इल्बर्ट विधेयक के समय प्रस्तुत किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यूरोपीय वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेज द्वारा इस विधेयक के विरोध के लिए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा कि रिपन जो है भारत के उद्धारक थे, मतलब उद्धारक की संज्ञा दी गई है। चलिए अब रिपन के बाद हम लोग जो है ना पढ़ते हैं कि लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है ना के आते ही 3 फरवरी 1928 को सामन का मिशन बम्बई आया। अब इसके बाद जो है ना भारतीय चरमपंथियों द्वारा लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। सामन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उसके बाद जो है ना पुलिस के द्वारा उन पर जो है ना लाठियाँ बरसाई गए, जिसके कारण जो है ना उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। इसी के समय में लाहौर जेल में जतिन दास को 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू कर दी। और भूख हड़ताल का के कारण ही 64वें दिन जो है ना 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ जो बार बार पूछता है रेलवे के एग्जामिनेशन में कि लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का मांग कहाँ हुआ। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में कभी पूछता है इसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का अधिवेशन 1929 जो हुआ उसको पूर्ण स्वराज का मांग वहीं किया गया, जो लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है रावी नदी के तट पर एक झंडा भी फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस मनाने का घोषणा किया। ये सब 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। और ये लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी जो है ना 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। और वह गिरफ्तार होने के बाद वो भूखे रहने लगे, तो उनका स्वास्थ्य में कमी आ गई। स्वास्थ्य में कमी आने से जो है ना 1931 में जो है ना वायसराय इरविन ने उनको बिना शर्त का रिहा कर दिया कि अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर जो है ना लोगों में विद्रोह फैल जाएगा, उसके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अंग्रेजी हुकूमत को। तो इसलिए उन्होंने रिहा कर दिया। और 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें कि कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन 4 मार्च 1931 को हुआ। इसमें गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा जो है ना को स्थगित कर दिया गया। अब लॉर्ड वेबल भी ऑप्शन में था, जो जिसके समय में शिमला समझौता हुआ 1945 में। कैबिनेट मिशन जो है ना 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे कौन? स्टेपर्ट क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे और AB अलेक्जेंडर थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली जो है लेबर पार्टी के जो थे पूछता है ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दी कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न, अगला जो है ये भी पढ़ लेते हैं। चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इसके समय में जो है ना भारत के लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, जो 1907 में नरम दल और गरम दल में बट गए थे। 1907 में जो है ना कांग्रेस का विभाजन हो गया था, वो मिल गए। नरम दल गरम दल एक साथ हो गए थे। और मुस्लिम लीग के साथ जो है ना कांग्रेस का एकीकरण हो गया और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब है कि चेम्सफोर्ड के 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किसने किया? बार बार पूछता है सैंडलर आयोग का गठन किसने किया? चेम्सफोर्ड ने किया है। इसी के काल में 1919 में जो है ना रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट पारित हुआ है 1919 में। और इसी कारण से 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला अमृतसर हत्याकांड हुआ। मतलब क्या हुआ, रॉलेट एक्ट का विरोध कुछ लोग कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस गिरफ्तारी के विरोध में जो है ना एक शांति सम्मेलन बुलाया गया था। और इसी पर जो है ना जनरल डायर ने गोली चलवा दी उस बाग में। और वो जालियांवाला बाग था जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। अब खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ था। और उसी जालियांवाला हत्याकांड के बाद जो है ना गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन शुरू किया। और तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के समय में हुआ था। अब रीडिंग, बार बार पूछता है रीडिंग।
तो रीडिंग जो है 5 फरवरी 22 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ। और चौरा चौरी हत्याकांड जब 22 में हुआ ना, ये जो तो गांधी जी जो है ना, इससे विक्षुब्ध होकर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी हत्याकांड हो गया। और इसके बाद गांधी जी विक्षुब्ध होकर के अपना असहयोग आंदोलन जो है ना वापस ले लिए। और 1923 में बार बार पूछता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की। और 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। अब है कि लॉर्ड रीडिंग के काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ना 1921 में भारत की यात्रा किए थे। लॉर्ड रीडिंग के काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा किए थे और इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। मुपल्ला विद्रोह कब हुआ पूछता है, 1921 में पूछता है। 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1921 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय द्वारा किया था। भारत ने 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी। 1922 से सिविल सेवा भारत में आया। भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ कब से हुआ है? इलाहाबाद में 1922 में। 1922 में भारतीय विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजवादी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY is the flagship scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship MSDE, implemented by the National Skill Development Corporation. The objective of the skill certification scheme is to enable a large number of Indian youth to take up industry relevant skill training that will help them to secure a better livelihood. आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।